माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि इस समारोह का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करें। स्वागत भाषण के लिए तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर निर्मला एस मौर्य जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार मंचेतर गणमान्य और हमारे विद्यार्थी, आप विद्यार्थियों को स्नेह और गणमान्य अतिथिगण को प्रणाम। मैं प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य, तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी की अध्यक्षा और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश की पूर्व कुलपति, आज इस मंच से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि आज जो एक दिन का कार्यक्रम हो रहा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज इस मंच को शोभायमान कर रहे हैं तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री RN रवि जी। एक बार मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से आपका स्वागत और सम्मान किया जाए। कहते हैं ज्ञानादेव तू कैवल्यम, अर्थात ज्ञान ही मोक्ष का हेतु होता है, कारण होता है, और ज्ञान जुड़ा होता है शिक्षा और साहित्य से। आज दोनों का संगम आप यहाँ देख रहे हैं। एक तरफ साहित्य उससे जुड़ा हुआ है जिसको हम साहित्य का मंदिर कहते हैं, तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी चेन्नई, और दूसरी तरफ है शिक्षा का मंदिर DG वैष्णव कॉलेज चेन्नई। इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये राष्ट्रीय सेमिनार भी है और सम्मान समारोह भी है, दो कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय सेमिनार का विषय है विश्व फलक पर भारत, इंडिया ऑन वर्ल्ड स्टेज। बहुत ही सुंदर विषय है, इस पर बहुत मंथन किया गया और ये विषय आया। इसके साथ सम्मान समारोह है जो अग्रिम पंक्ति में हमारे यहाँ पर हमारे गणमान्य बैठे हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए माननीय राज्यपाल के विषय में बोलना चाहूंगी। आप भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, फिजिक्स के मास्टर हैं, पत्रकार, पुलिस सेवा से जुड़े, केरला कैडर में, मेघालय और नागालैंड के राज्यपाल रहे आप, खुफिया विभाग में रहे, उससे आप जानकारी ले सकते हैं कि बहुत बड़ा पद होता है खुफिया विभाग में रहते हुए। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए और वर्तमान में आप तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल हैं। आपका तहे दिल से संस्था द्वय की ओर से स्वागत, आदर, सम्मान है। मंच पर आसीन हैं महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर अशोक मुंदड़ा जी। आपका संस्थान की ओर से स्वागत है। प्राचार्य डॉक्टर S संतोष बाबू जी, कोषाध्यक्ष श्री अशोक केडिया जी आपके समक्ष मंच पर बैठे हुए हैं। आपका मान है, सम्मान है, स्वागत है। यहाँ हिंदी विभाग दोनों है, संध्या और सुबह वाले हमारे दोनों विभागाध्यक्ष
एक हैं डॉक्टर अशोक द्विवेदी जी, जो इस पूरे कार्यक्रम के संचालक भी हैं और संध्या के शिफ्ट के आपके हेड हैं, और दिन का जो शिफ्ट है उसमें डॉक्टर मनोज जी हैं जो सामने बैठे हुए हैं, और सारे प्राध्यापक हमारे इस महाविद्यालय के, सभी का स्वागत। इसके अलावा हमारी जो संस्था है तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकेडमी, उसके महासचिव श्री ईश्वर करुण जी बैठे हुए हैं, कोषाध्यक्ष डॉक्टर हुसैन वली जी बैठे हुए हैं। इसके अलावा आगे की पंक्ति में जो हमारे आज 5 माननीय गणमान्य पुरस्कृत हो रहे हैं, श्रीमती चंद्रावती वेद कुमारी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली श्रीमती निर्मल भसीन जी, श्रीमती सुजान देवी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली श्री बीपी गोस्वामी चेन्नई से, श्रीमती सावित्री देवी बाबूलाल गोयंका स्मृति से जीवनोपलब्धि पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर एम गोविंदराजन जी, श्री मोहनलाल गोयंका जीवनोपलब्धि पुरस्कार लेने वाले श्रीमती अलमेलु कृष्णन जी, विनोद कुमार अग्रवाल स्मृति जीवनोपलब्धि पुरस्कार पाने वाली श्री रमणी भारद्वाज जी आपके समक्ष हैं। आप बड़ी दूर से चलकर आए हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। जब ये सम्मान दिया जाएगा उस समय परिचय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे आज के 2 सत्र होंगे। उन दोनों सत्रों में जो अध्यक्ष हैं, मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर संजय पंकज जी, मुजफ्फरपुर से पहुंचे नहीं है शायद अभी, आपका स्वागत है। जितने भी प्रपत्र वाचक हैं दोनों सत्र के, जो अलग अलग महाविद्यालयों से यहाँ पधारे हुए हैं, गुरु नानक से हैं, अन्य महाविद्यालयों से हैं, आप सबका स्वागत और सम्मान है। आज नेशनल पोएट्स मीट भी है 4:30 बजे से। उसमें चीफ गेस्ट होंगे फॉर्मर जीएम साउथ रेलवे श्री आर.के. कुलश्रेष्ठ जी, वो शाम को आएंगे, लेकिन इस मंच से अध्यक्षा होने के नाते मैं उनका स्वागत करती हूं। और विशिष्ट अतिथि हैं नंद सारस्वत जी, जो बेंगलुरु से हमारे समक्ष आए हुए हैं, आपका स्वागत और सत्कार है। इसके अलावा जितने भी लोगों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है, सबसे बड़ा रोल तो हमारे बच्चों का होता है। आप सभी को यहाँ स्वागत करते हुए इस मंच से मैं विदा लेना चाहूंगी, और यदि कोई रह गया है उसका भी स्वागत है। बस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः हमारे मुख्य अतिथि का आदर सहित स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं निर्मला मौर्य, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। अब मैं डीजी वैष्णव कॉलेज की ओर से भाषण के लिए प्राचार्य महोदय डॉक्टर एस संतोष बाबू जी को आमंत्रित करती हूँ। Jai Sri Krishna. Very warm good morning to all. His Excellency Governor Ji, I am very happy to welcome you, sir, on behalf of the management and myself to our institution to speak to our students and other dignitaries on the dais and off the dais. எங்கள் கல்லூரி துவாரகதாஸ் கல்லூரியானது 60 வருட பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு கல்லூரி. இந்த கல்லூரி மேத்ஸ் தரவரிசை பட்டியலில் A+ல் உள்ளது. அது மட்டுமில்லாமல் எங்கள் மாணவர்கள் குறிப்பாக இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டம் என்ற ஒரு கான்செப்டை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 2 வருடங்களாக எங்கள் மாணவர்களுக்கு சமஸ்கிருதம், ஹிந்தி மற்றும் பிற மொழிகளை சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். அது மட்டுமில்லாமல் எங்கள் கல்லூரியில் 900 மாணவர்கள் இந்தி படிக்கும் மாணவர்கள், 3000 மாணவர்களில் இன்டேக் 3000 என்றால் 900 மாணவர்கள் இந்தி படிக்கக்கூடிய மாணவர்களும் 250 மாணவர்கள் சமஸ்கிருதம் படிக்கும் மாணவர்களும் உள்ள ஒரே கல்லூரி தமிழ்நாட்டில் வைணவ கல்லூரி தான். அது மட்டுமில்லாமல் இன்று நமக்கு தமிழ்நாடு இந்தி சாகித்ய அகாடமியும் வைணவ கல்லூரி ஹிந்தி டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஒரு செமினார் நடத்துறோம். இந்த செமினார் எதுக்காகனா மாணவர்களுக்காகவும் ஆசிரியர்களுக்காகவும் நடத்துறோம். இந்த நடப்படக்கூடிய மாணவர்கள் கட்டுரைகள், அவர்கள் கட்டுரைகளை சமர்ப்பிக்க உள்ளார்கள். அந்த கட்டுரையானது நம்மளுடைய ஹிஸ்டரி, நம்ம இந்திய நாட்டினுடைய வரலாறு ரொம்ப முக்கியம்.
அந்த வரலாறு சம்பந்தமான கட்டுரைகளும் அது மட்டும் இல்லாமல் விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் பற்றிய கட்டுரைகளையும் தொகுத்து வழங்க உள்ளார்கள். நம்ம கல்லூரியில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் மட்டும் இல்லாமல் பியாண்ட் த கிளாஸ் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் வெளியில போயிட்டு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குது, என்எஸ்எஸ்ல இன்னொரு ப்ரோக்ராம் இன்னொரு ஆடிட்டோரியத்தில் நடக்குது. தினந்தோறும் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 ப்ரோக்ராம் ஆகுது இந்த கல்லூரியில ஆண்டோர்களையும் சான்றோர்களையும் கூப்பிட்டு இங்க நடத்துறோம். அது எதற்காக என்றால் மாணவர்கள் படிப்பை ஏட்டு படிப்பு இல்லாமல் அதை தாண்டி படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தோடு இது செயல்படுகிறது. இன்று நம்மளுடைய மேதகு ஆளுநர் நம்ம இங்கு வந்துள்ளார்கள். நான் எப்பொழுதும் உங்களுடன் பேசுவேன், அதனால நிறைய நேரம் நான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. அவர் நிறைய கருத்துக்கள் உங்களுக்கு சொல்வார்கள். ஒன்று மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன், இன்று உள்ள நிலைமையில் நம்மளுடைய பாடத்திட்டமாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேட்டடாக இல்லை என்றால் நம்மளுடைய மாணவர்களை இண்டஸ்ட்ரிக்கு மார்க்கெட் பண்ண முடியாது. அதற்காகவே நம் கல்லூரியில் உள்ள போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் ஆனது எவ்ரி இயர் ரிவ்யூ பண்ணி ஸ்ட்ரிக்ட் எவாலுவேஷன், அதாவது பாடத்திட்டங்கள் மட்டும் இல்லாமல் மாணவர்களை எவாலுவேட் பண்ற மெத்தடும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பண்ணி ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி என்ற ஒரு மெத்தட்ல மாணவர்களுக்கு செமினார் இது மாதிரிலாம் பண்றோம். அதன் வழியாக தான் இன்று இந்த செமினார் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அது மட்டும் எங்களுடைய மாணவர்கள் 50 மாணவர்கள் இன்று மலேசியா சென்றுள்ளார்கள். மாரா யூனிவர்சிட்டியில போயிட்டு லாஜிஸ்டிக்ஸ், இன்டர்நேஷனல் லாஜிஸ்டிக்ஸை பற்றி படிக்கிறதுக்காக 45 மாணவர்கள் 3 ஆசிரியர்கள் ஒரு வாரமாக அங்கு தங்கி படிக்க வருகின்றார்கள். இதன் மூலம் என்ன குளோபலைசேஷன், புது நாக் பிரகாரம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ், இன்டர்நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கல்லூரி வர வேண்டும். அதற்கு வேண்டிய ஆயத்த வேலைகளை நம் கல்லூரி செயலர்களுடைய ஆலோசனையுடன் என்னுடைய முயற்சியாலும் ஆரம்ப கட்ட வேலைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்த ஒரு 2 வருடங்களில் கண்டிப்பாக இந்த கல்லூரியானது இன்டர்நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ட் லெவலுக்கு போகும் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த தமிழ்நாடு இந்தி சாகித்ய அகாடமியும் நம்ம வைணவ கல்லூரி இந்திய டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய இந்த செமினாருக்கு முழுதும் நீங்க கலந்து கொண்டு இதன் மூலம் பயன்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். धन्यवाद सर। माननीय राज्यपाल महोदय का संक्षिप्त परिचय देने के लिए श्री प्रणब तिवारी जी को आमंत्रित करती हूं। नमस्कार, मैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री रविंद्र नारायण रवि जी के विराट व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपका जन्म स्थान बिहार की राजधानी पटना है। आपने वर्ष 1974 में भौतिकी से स्नातकोत्तर किया और उसके बाद कुछ समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे। सन 1976 में आप भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए और आपको केरल कैडेट आवंटित किया गया। तदुपरांत आपने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में अपनी सेवाएं दी। इस दौरान आपने खनन माफियाओं सहित कई आपराधिक गिरोह के खिलाफ भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियानों का नेतृत्व किया। प्रमुख खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहते हुए आपने जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व, माओवाद प्रभावित क्षेत्रों एवं अन्य उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए। आप प्रवासियों से संबंधित राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं के विशेषज्ञ हैं। आपने सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान में भी व्यापक योगदान दिया है। आप प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त खुफिया समिति के अध्यक्ष के पद पर भी आसीन रहे हैं। अगस्त 2014 में आपको नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र सरकार की तरफ से वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया गया। आपके प्रयासों से थोड़े समय के भीतर ही सशस्त्र समूहों ने 7 दशक पुराने अलगाववादी विद्रोह के समाधान के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आपको सन 2018 में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 1 अगस्त 2019 से 16 सितंबर 2021 तक आप नागालैंड के राज्यपाल रहे और अब 18 सितंबर 2021 को आपने तमिलनाडु के 26वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया। धन्यवाद महोदय। अब मैं तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी के पदाधिकारियों से आग्रह करती हूं कि वे माननीय राज्यपाल महोदय का अकादमी की ओर से सम्मान करें। सम्मान के लिए अंगवस्त्रम सचिव श्री ईश्वर करुण जी, माला कोषाध्यक्ष डॉक्टर हुसैन बली जी, मोमेंटो अध्यक्षा डॉक्टर एस
विमला एस मौर्य जी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब मैं महाविद्यालय की पदाधिकारियों से आग्रह करती हूँ कि वे माननीय राज्यपाल महोदय को महाविद्यालय की तरफ से सम्मानित करें। इसके लिए श्री अशोक केडिया जी, कोषाध्यक्ष डीजी नर्सिंग कॉलेज। पश्चिम पुष्पम फलम के लिए डॉक्टर एस संतोष बाबू जी बुलाना चाहते। और इसमें चिन्ह के लिए डॉक्टर अशोक मुद्रा जी प्रदान करेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब मैं कॉलेज के सचिव डॉक्टर अशोक मुदड़े जी से निवेदन करती हूँ कि वह अपना वक्तव्य दें। आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय, मंचासीन महानुभावों, सदन में उपस्थित मेरे बंधुओं, मेरे बच्चों, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विश्व फलक पर भारत आज अपने गौरव में अतीत एवं वर्तमान की योग्यता के कारण भविष्य की चेतनता और वर्तमान में अपनी चहुमुखी विकास और प्रगति के कारण आज हमारे देश का नाम गुंजायमान है। लेकिन क्या हम भविष्य में भी विश्व फलक पर और भी अधिक चमक के साथ चमकें, इसके लिए इतना ही काफी है या हमें और भी कुछ करना है? जहां तक मुझे लगता है, जितनी तेज गति से विश्व के अन्य देश प्रगति कर रहे हैं और वहां के नागरिक अपने अपने देश को नंबर 1 बनाने में जी जान से जुटे हैं, वैसे ही हम नागरिकों की भी एक भविष्य की योजना होनी चाहिए। और क्या हम अपने देश के लिए हर तरह से समर्पित हैं? यह प्रश्न आज हमारे और आपके सामने है, बल्कि हमारे देश के एक एक नागरिक के सामने भी है। आज हमारा देश आंतरिक विचारों की टकराहट, राजनीति की कुटिल मुस्कुराहट और महिलाओं की घबराहट के बीच फंसा हुआ है। आज का यह सेमिनार इसी दिशा में हमें एकजुट होकर देश की प्रगति पर केंद्रित होने की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इस सेमिनार में हमारे नौजवान छात्रों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप पर जिम्मेदारी बढ़ गई है और आप सभी छात्रों को विश्व में भारत टिका रहे, चमचमाता रहे, इसे सुनिश्चित करना है। यह प्रसन्नता की बात है कि आज हमारा देश विश्व में सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। इसलिए हमारी आशा तो बनती है कि हमारा देश विश्व में आगे रहे, आगे बढ़ता रहे, चाहे ओलंपिक हो, यूएनओ हो या विश्व के और कई स्तर अन्य संस्थानों पर भी लहराता रहे। इसीलिए मैं और हमारा कॉलेज इस विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने की ओर अग्रसर हुआ और इस आयोजन में साथ देने के लिए तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर निर्मला मौर्य, सचिव ईश्वर करुण एवं अकादमी के सभी सदस्यों का तथा बाहर से आए अतिथियों का अपने कॉलेज की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आभारी हैं कि उन्होंने आज के लिए एक जरूरी विषय पर आयोजन में हमारा सहयोग किया। मैं तो फिलहाल देश के पलक पर अपने कॉलेज का नाम बुलंद करने में लगा हूं और हमारे छात्र इसमें सहयोग दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, यही चाहता हूं। महाकवि दिनकर ने कहा था, रे रोग युधिष्ठिर को न यहाँ
जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। हमारे लिए यही छात्र अर्जुन है, भीम है, जो भारत को विश्व पटल पर सदैव आगे रखने में कार्यशील रहेंगे। हमारे साथ कृष्ण तो है ही, अर्जुन रहेंगे तो फिर क्या कहना। यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयोर भूर्ति ध्रुवार नीति मिति मर्म। जय हिंद, जय भारत माँ। धन्यवाद महोदय। अब संस्था के सचिव श्री ईश्वर करुण जी अकादमी के बारे में अपना संबोधन प्रस्तुत करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय और मंच पर विराजित हमारे महानुभावों और यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, आप सभी को वणक्कम। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हम विश्व फलक पर भारत के लिए आज चर्चा करने जुटे हैं और भारत को विश्व फलक पर ले जाने वाले एक अधिकारी के रूप में और आज वर्तमान रूप में हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय हैं। मैं छात्रों को ये बताना चाहूँगा कि हर छात्र की ये आशा होती है कि वो IAS IPS बने, तो अगर IPS बनना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि विश्व के श्रेष्ठतम IAS ऑफिसर्स में से एक हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं, जिनकी चर्चा आपने सुनी है। तो हाउ इज जोश, ऐसा हमारा आज का मुख्य अतिथि हो, तो उनका उत्साह, उनके लिए ताली बड़ी शानदार होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हर्ष का विषय है कि तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी आप सभी के सहयोग से एक बार पुनः अंगराई लेकर खड़ी हो गई है। बीच में अकादमी कुछ शिथिल रही, कारण हमारी ऊर्जावान अध्यक्ष स्वर्गीय मधु धवन का निधन और फिर कोरोना की भयावहता। इसके बाद हमने अकादमी को गति देने का काम किया और व्हाट्सएप समूह पर तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी के 2 कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए। उसमें भाग लेने वाले को प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया, किंतु जमीनी कार्यक्रम करने में हम सफल नहीं हो पा रहे थे। आज का यह कार्यक्रम आप सभी का कार्यक्रम है और इसे सफल बनाने में आप सभी ने जो सहयोग दिया है उसके लिए मेरा हार्दिक आभार। अकादमी का निबंधन वर्ष 2009 में हुआ था। तब से अकादमी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेन्नई और पांडिचेरी में कई श्रेष्ठ और भव्य आयोजन किया है। हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए हमारे कार्यक्रम में पूर्व माननीय राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा, डॉक्टर किरण बेदी, डॉक्टर इकबाल सिंह, डॉक्टर कटारिया, डॉक्टर केशवनाथ त्रिपाठी, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जैसे विद्वानों ने इसमें शिरकत की है। और आज इस कड़ी में देश के श्रेष्ठ प्रशासनिक हस्ती, पूर्व में नागालैंड के राज्यपाल और वर्तमान में तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्रीमंत RN रवि जी पधारे हैं। हम सभी का हृदय गदगद है कि तमिलनाडु के वर्तमान माननीय राज्यपाल श्री RN रवि जी इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आदरणीय RN रवि जी प्रशासन और प्रशासन के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम रहा है और प्रशासन के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका योगदान भी सराहनीय है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपने अग्रलेख और सामाजिक विषयों पर विमर्श के कारण इनका नाम पत्रकारों की बिरादरी में भी बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। विश्व फलक पर भारत जो आज का विषय है, उस विषय पर केंद्रित आज के राष्ट्रीय सेमिनार में हम आदरणीय राज्यपाल महोदय का वक्तव्य सुनेंगे, डॉक्टर संजय पंकज जी का वक्तव्य सुनेंगे और हिंदी के विद्वानों का वक्तव्य भी सुनेंगे। निश्चित रूप से इन सभी का वक्तव्य हमारे देश को विश्व फलक पर कीर्तिमान स्थापित करने की ओर प्रेरित करेगा। आज हम 5 विशिष्ट विद्वानों को उनके जीवन में उनकी उपलब्धियों के लिए जीवन उपलब्धि पुरस्कार दे रहे हैं, जिसमें पंजाबी भाषी 92 इयर्स की निर्मला भसीन जी, जो आज भी हिंदी के प्रचार प्रसार में इसी लगन के साथ जुड़ी हैं, समाज के लिए इसी प्रकार समर्पित हैं। डॉक्टर निर्मल भसीन अपने दौर में चेन्नई में हिंदी में बहुत सारे नाटक, कवि सम्मेलन और राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करती रही हैं। 83 वर्षीय गोविंद राजन जी तमिल के जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, इतनी मोटी मोटी शास्त्रीय ग्रंथ, चाहे वो संघ साहित्य का हो, चाहे वो जो भी हो, उनका हिंदी में और हिंदी में जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, रामायण जैसे ग्रंथ या और भी, उनका अंग्रेजी में और तमिल में उन्होंने अनुवाद किया है। तुलसीकृत रामायण का तमिल में अनुवाद उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। इसी प्रकार संघकालीन साहित्य का अनुवाद भी राष्ट्र के वाङ्मय को अभिवादित करने में इनका योगदान रहा है। इसी प्रकार
76 वर्षीय आदरणीय अलमोयल्लू कृष्णन जी बड़ी ही शालीनता और मौन साधना करती हुई तमिल साहित्य को हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी तीनों में अनुवादित करती रही हैं। इनकी मातृभाषा तमिल है। इसी तरह से हिंदी के साहित्य को तमिल, अंग्रेजी और संस्कृत में अनुवादित करते हुए इनका योगदान रहा है। हमारे बीच आप सभी नौजवानों को वो गीत याद होगा, एक फिल्म आई थी जेमिनी, उसके भी, और फिर एक फिल्म आई थी ऑटोग्राफ, उसमें भी बहुत ही प्रेरक संगीत था। तो हमारे बीच मधुर संगीत के लिए देश में प्रसिद्ध श्री रमणी भारद्वाज जी यहाँ उपस्थित हैं। हमने भारद्वाज जी जितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं उतनी ही अच्छी आवाज में हिंदी के गीतों को भी गाते हैं। तमिल फिल्मी गीतों के लिए तो तमिलनाडु का बच्चा बच्चा इन्हें जानता है और खास करके कलई मामणी पुरस्कार इन्हें मिला है और 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। हमारे बीच बीपी गोस्वामी, जिन्होंने आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व चेन्नई में हिंदी समाचार पत्र निकालने का कठिन कार्य किया और आज तक वह हिंदी पत्रकारिता के लिए समर्पित हैं। वर्तमान में भी हिंदी में दक्षिण प्रकाश दैनिक प्रकाशित कर रहे हैं, साथ साथ तमिल और अंग्रेजी में भी समाचार पत्र निकाल रहे हैं। दक्षिण प्रकाश द्वारा प्रकाशित 500 पृष्ठों की स्मारिका आज भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। दक्षिण में जितनी सृजनशीलता है, इसका एक उदाहरण है पुस्तक साहित्य सृजन की समकालीनता, जिसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल विमोचन कर आज इस अवसर पर करेंगे। वो शाम को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी है, जिसमें देश के प्रखर कवि डॉक्टर संजय पंकज मुजफ्फरपुर से पधारे हैं और इसके अलावे इंदौर से पधारे राजू चौरसिया, बेंगलोर से नंद सारस्वत जोशी जी, चेन्नई महानगर से मानसी कुलश्रेष्ठ आदि विभिन्न विद्वान अपने काव्य सृजन से हिंदी साहित्य को समृद्ध करने की कृपा करेंगे और इसका अध्यक्षता राजीव कुलश्रेष्ठ जी कर रहे हैं। मित्रों, हिंदी के प्रचार प्रसार का तमिलनाडु में एक समृद्ध परंपरा रही है। आजादी के संघर्ष में हिंदी का प्रचार प्रसार भी दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण बिंदु था। तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी इसी परंपरा का निर्वाह कर रही है। अकादमी विशेष रूप से इस दिशा में प्रयास कर रही है कि तमिलनाडु में हिंदी प्रचार प्रसार के कारण हिंदी सीखने वाले अब हिंदी में बड़ी संख्या में मौलिक साहित्य का सृजन करने लगे हैं। ऐसे साहित्य को राष्ट्रीय फलक पर ले जाने और उन्हें मान सम्मान देने के लिए अकादमी मुख्य रूप से सक्रिय है। इसलिए आज हिंदी साहित्य तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी अंग्रेजी के विद्वान भी इससे जुड़े हैं और इस महती कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व के अध्यक्ष अकादमी के स्वर्गीय मधु धवन जी की स्मृति को नमन करता हूं। श्री रमेश नीरज जी, वत्सला किरण जी का सादर स्मरण करता हूं। अकादमी के सचिव के नाते आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे सारस्वत काम में हमें जिन लोगों ने सहयोग किया उनमें वैष्णव कॉलेज के प्रबंधन, राजस्थानी संगठन के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय गोयनका जी, कोयम्बटूर के श्री चंद्र प्रकाश गोयनका जी साहित्यकार और मोहनलाल गोयनका जी, श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, मारवाड़ी अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षा और हमारे डॉक्टर निर्मला मौर्य जी ने जो सहयोग दिया है उसके लिए हम इन सभी के आभारी हैं और आशा रखते हैं कि भविष्य में हमारे ऐसे सारस्वत कार्य में हमें हर तरह से अपना सहयोग देते रहेंगे। आज उपस्थित सभी महानुभावों का फिर से अभिनंदन। हम तमिल और तमिलनाडु का हिंदी के माध्यम से श्रृंगार करने, उसे और सजाने के काम में जुटे हुए हैं। इस पावन में उद्देश्य में आप सभी का आशीर्वाद अकादमी को चाहिए। वणक्कम, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय। महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष शिफ्ट 2 डॉक्टर अशोक कुमार द्विवेदी जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। जय श्री कृष्ण। मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी, सचिव डॉक्टर अशोक कुमार मुद्रा जी, प्राचार्य डॉक्टर एस संतोष बाबू जी, कोषाध्यक्ष श्री अशोक केडिया जी, डॉक्टर निर्मला मौर्य जी, श्री ईश्वर करुण जी, डॉक्टर हुसैन वली जी, सभागार में उपस्थित विद्वज्जनों, प्यारे छात्रों और सभी पधारे हुए आगंतुकों का महाविद्यालय के परिसर में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय सितंबर महीना, कहीं हिंदी पखवाड़े मनाए जाते हैं, कहीं हिंदी सप्ताह मनाया जाता है, कहीं हिंदी माह मनाया जाता है। इस संदर्भ में भाई ईश्वर करुण जी से बात हुई और विश्व फलक पर भारत
आज के परिप्रेक्ष्य में विषय रखकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज से नहीं वरन सदियों से विश्व में मानव सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान की उन्नत और आदर्शवादी धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने में भारतवर्ष का जो योगदान रहा है वह इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। इन स्वर्णाक्षरों को मिटाने में नहीं, सिर्फ धूमिल करने में ही सारी दुनिया की ताकत परेशान है। लेकिन भारतवर्ष अपने संस्कारों, आदर्शों पर आज भी अडिग रहते हुए प्रगति के पथ पर आगे नहीं चल रहा है बल्कि दौड़ रहा है। वो इसलिए कि लोगों को, कवियों को, साहित्यकारों को ये बात कहनी पड़ी कि यूनान, मिस्र, रोम कितने मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। विकास के इस महाकुंभ में भाषाई योगदान सराहनीय रहा है। भाषाएं देश को जोड़ती हैं। आज भारत में नहीं बल्कि विश्व के चप्पे चप्पे पर हिंदी की खुशबू बिखरी हुई है। हमारा महाविद्यालय भी इसमें पीछे नहीं रहा है। सभागार में विराजित हिंदी प्रेमियों का यह हुजूम इस बात की गवाही देता है कि दक्षिण प्रदेश में भी हिंदी आज अंग्रेजी की बैसाखियों पर नहीं, अपनी मजबूत पांव पे खड़ी है। माननीय राज्यपाल व सभा को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे महाविद्यालय में 700 से ऊपर हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है और हम 7 प्राध्यापकों के साथ हिंदी विभाग का पठन पाठन कर रहे हैं। हम भारत के इस विकास में गिलहरी की तरह अपनी छोटी सी मुट्ठी में रेत लेकर शामिल हैं। शहर के किसी भी हिंदी के समारोह में जब वैष्णव कॉलेज के छात्र नहीं पहुंचते हैं तो हाल खाली हो जाता है और प्रोफेसर, हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर जब नहीं पहुंचते हैं तो मंच सुना सुना लगता है। इस बात का हमें गर्व है कि हम हिंदी की सेवा के लिए इस तरह से लगे हुए हैं। प्राचार्य महोदय, माननीय महामहिम जी को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे प्राचार्य महोदय, हमारे महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर अशोक कुमार मुद्रा जी, श्री अशोक केडिया जी, इन लोगों का हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित रहता है कि किस समारोह से हमारे विद्यार्थियों का लाभ अधिक से अधिक हो। इसको ध्यान में रखते हुए प्राचार्य महोदय ने सेमिनार में छात्रों की सहभागिता के लिए विभाग का, हमारे हिंदी विभाग का उदाहरण देकर के बाकी कार्यक्रमों में प्रशंसा किए हैं। हम आपके आभारी हैं सर। प्राचार्य महोदय और तमिलनाडु सरकार के आदेश के अनुसार गत वर्ष हमने सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस को भाषा दिवस के रूप में मनाया था और डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्रा इसके कन्वीनर थे। कुल 42 छात्र हमारे कॉलेज के बाहर के लोग शामिल थे, जिसमें 19 छात्र तमिल भाषी थे। डाक विभाग मंत्रालय द्वारा आयोजित लेखन पत्रिका में, अखिल भारतीय लेखन प्रतियोगिता में हमारे विभाग से 70 छात्रों ने अपनी एंट्री भेजी थी। 21 बच्चे उसमें तमिल भाषी थे। ये बैड लक अपने छात्रों का कहूं या अपना कहूं, मैं जूरी में था इसलिए उनको प्रशस्ति पत्र नहीं मिल पाया, बट प्रशंसा मिला कि भारत में सबसे ज्यादा किसी एक कॉलेज से यदि एंट्री आई थी तो वो डीजी वैष्णव कॉलेज के हिंदी विभाग से आई थी। आज के समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय ने पधार कर हमारा गौरव बढ़ाया है। हम आपका नतमस्तक होकर अभिनंदन करते हैं। मंचासीन व सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों, छात्रों, मीडिया पर्सन, आए हुए मेहमानों का मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ देते रहिएगा और मेरे बुलावे पर मेरे घर आते रहिएगा। जय भारत। धन्यवाद महोदय। किसी भी पुस्तक का सृजन बहुत ही कठिन होता है। सृजन की समकालीनता, पुस्तक का संपादन दक्षिण भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, समालोचक डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा एवं डॉक्टर गौरम कोंडा नीरजा जी ने किया है। आज उस पुस्तक का लोकार्पण हमारे माननीय राज्यपाल द्वारा किया जा रहा है। राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि वह इस पुस्तक का लोकार्पण करें।
पुस्तक की प्रथम प्रति श्री ईश्वर करुण जी ग्रहण करें। धन्यवाद माननीय। अब आदरणीय निर्मला मावत जी अपनी पुस्तक गर्भ संस्कार एक उत्कृष्ट परंपरा की प्रति और डॉक्टर अशोक जी अपनी संपादित पुस्तक कृष्ण साहित्य का सामाजिक आदर्श की प्रति माननीय राज्यपाल महोदय को भेंट करेंगे। यह हर्ष का विषय है कि तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी पूर्व की भांति इस वर्ष भी चंद्रावती वेद कुमारी स्मृति पुरस्कार एवं सुजान देवी स्मृति पुरस्कार दे रही है। सर्वप्रथम मैं चंद्रावती वेद कुमारी पुरस्कार 2024 ग्रहण करने के लिए आदरणीय श्रीमती निर्मल भसीन जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बानवे वर्षीय निर्मल भसीन जी की मातृभाषा पंजाबी है। आपने शिक्षा और समाज के क्षेत्र में काफी लंबा योगदान दिया है और वर्तमान में आप पंजाब एसोसिएशन की कल्याण अध्यक्षा हैं। अब मैं सुजान देवी स्मृति पुरस्कार 2024 ग्रहण करने के लिए आदरणीय श्री बीपी गोस्वामी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। तालियों से स्वागत किया जाए। साठ वर्षीय श्री बीपी गोस्वामी जी ने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की है। वर्तमान में दक्षिण प्रकाश हिंदी दैनिक के मुख्य संपादक हैं। अब मैं जीवनोपलब्धि पुरस्कार के लिए सर्वप्रथम आदरणीय श्री गोविंद राजन जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं।
डॉक्टर गोविंद राजन जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जा रहा है। आप 83 वर्ष के हैं और आपकी मातृभाषा तमिल है। आपने तमिल भाषा के विभिन्न क्लासिक और हिंदी भाषा के क्लासिक का तमिल में अनुवाद किया है। आपने भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने के लिए मौलिक हिंदी लेखन में भी योगदान दिया है। अब मैं श्रीमती अलमेलू कृष्णन जी से आग्रह करती हूं कि वे मंच पर आकर जीवनोपलब्धि पुरस्कार ग्रहण करें। श्रीमती अलमेलू कृष्णन जी 76 वर्ष की हैं और मातृभाषा तमिल है। वे बहुभाषी विद्वान हैं। इन्होंने विभिन्न तमिल साहित्य का हिंदी और संस्कृत में अनुवाद किया है। ये तमिल, संस्कृत, मलयालम, अंग्रेजी और हिंदी भाषा जानती हैं। इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय श्री रमनी भारद्वाज जी से आग्रह करती हूं कि वह मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। हमारे सभी महान अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। श्री रमनी भारद्वाज जी तमिल फिल्मों के जाने माने संगीत निर्देशक हैं। इन्होंने दक्षिण भारतीय भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि सभी भाषाओं में संगीत निर्देशन दिया है। इन्होंने हिंदी संगीत में भी योगदान दिया है। आपको तमिलनाडु सरकार से कलईमामनी पुरस्कार मिला है और इन्हें तमिल गीतों के लिए 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर संजय पंकज जो राष्ट्रीय सेमिनार के मुख्य अतिथि हैं, इन्हें अकादमी की ओर से विशेष स्मृति चिन्ह देने का निवेदन करती हूं। डॉक्टर संजय पंकज जी, अब तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से विशेष स्मृति चिन्ह कॉलेज के प्राचार्य कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस संतोष बाबू जी, सचिव डॉक्टर अशोक कुमार मुद्रा जी, सचिव डॉक्टर अशोक कुमार मुद्रा जी, और कोषाध्यक्ष श्री अशोक केडिया जी। अब मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन चेन्नई शाखा की अध्यक्षा श्रीमती शारदा अग्रवाल और उनकी टीम से आग्रह करती हूं कि वे अपनी संस्था की तरफ से माननीय राज्यपाल महोदय को सम्मानित करें।
ग्रुप फोटो के लिए अकादमी के सदस्य कृपया मंच पर आ जाएं। ரொம்ப பண்றீங்கண்ணா நீங்க நல்லா வருது ஃப்ரேம்ல எல்லா ஃப்ரேம்ல நீங்க தான் வரீங்க அண்ணா யார் பாரு अब माननीय राज्यपाल महोदय से सविनय निवेदन है कि इस समारोह में अपने आशीर्वचन सहित अपना संबोधन देने की कृपा करें। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी। महाविद्यालय के सभी सदस्य जो पदाधिकारी हैं कृपया मंच पर आकर ग्रुप फोटो के लिए आएं। आप सभी का धन्यवाद। अब माननीय राज्यपाल महोदय से सविनय निवेदन है कि इस समारोह में अपने आशीर्वचन सहित अपना संबोधन देने की कृपा करें। मंच पर आसीन महानुभावगण, डॉक्टर अशोक कुमार मुंद्रा जी जो इस कॉलेज के सेक्रेटरी सचिव हैं, डॉक्टर निर्मला मौर्य जी जो तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी की अध्यक्षा हैं, डॉक्टर एस संतोष बाबू जी जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, श्री ईश्वर करुण तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी के सचिव हैं, श्री अशोक केडिया जी कोषाध्यक्ष हैं इस कॉलेज के, डॉक्टर हुसैन वली जी जो तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी के कोषाध्यक्ष हैं, और डॉक्टर अशोक कुमार द्विवेदी जी जो डीजी वैष्णव कॉलेज के हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं। यहाँ उपस्थित सारे विद्वतजन, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, भाई बहनों, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। इस अवसर पर मुझे आपने आमंत्रित किया। मूलतः मेरा जन्म, मेरी परवरिश, मेरी शिक्षा हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में हुआ, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा रही, मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा सक्रिय जीवन काल देश के ऐसे भागों में, ऐसे क्षेत्रों में मुझे जाने का, करने का अवसर मिला जहाँ के लोगों की मूल भाषा, बोलचाल की भाषा हिंदी नहीं थी।
ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि इस दौरान मैंने भारत माता की भाषा की विविधताएं, भाषा की गहराई, सारी भाषाओं की नजदीक से देखने समझने का अवसर मिला। और जब मैं तमिलनाडु में आया और जब तमिलनाडु की प्राचीन तमिल साहित्य से परिचय करना प्रारंभ किया, मैं तो एक विद्यार्थी हूं तमिल साहित्य का, तमिल भाषा का, तो फिर मुझे महाकवि सुब्रमण्यम भारती की वो पंक्ति याद आई जब उन्होंने कहा, सेप मोड़ी पदनेटुड़िया लेने चिंतनई ओंड्रेउड़िया। भारत माता स्पीक्स इन 18 लैंग्वेजेस, सो मेनी लैंग्वेजेस बोलती हैं, लेकिन उनके हृदय की धड़कन एक है। ये मैंने अनुभव किया अपने कार्यकाल, अपने जीवन में। सामान्यतः मुझे, चूंकि मैं ऐसे क्षेत्रों में काम किया ज्यादा, मेरा कार्यक्षेत्र ऐसे रहे, सार्वजनिक उद्बोधन में हिंदी में बोलने का अवसर प्रायः शायद ही मिलता है। आज मुझे ये अवसर प्रदान किया तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी ने और इस कॉलेज ने। मैं आपके दोनों का हृदय से आभार। क्योंकि आज का विषय गंभीर है, विश्व फलक पर भारत, भारत ऑन द वर्ल्ड होराइजन। यह गंभीर विषय है और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्योंकि आज की इस सभा में इतने लोग उपस्थित हुए, ये इतनी ऊर्जा के साथ उपस्थित हुए, इतने जोश के साथ उपस्थित हुए, मेरे लिए खुशी का विषय है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आप सबसे, क्योंकि विषय गंभीर है, इसलिए आप कितने हैं जो सहज हिंदी समझ लेते हैं? फिर भी मेरा प्रयास होगा कि मैं हिंदी, और क्योंकि मैं तमिल सीख रहा हूं, तमिल और पड़मैयान मोड़ी मिकवुम अड़कान मोड़ी और शक्ति वायंत मोड़ी आगवुम तमिल मक्कल पोलो तमिल पेसु वेंडुम अद विरूपमाकुम ஒரு நாள் அதை போல பேசுவேன். Are you confident? तमिल इतनी प्राचीन भाषा, इतनी समृद्ध भाषा और अपना देश इतना बहुभाषी देश है. तमिल का प्रचार प्रसार देश के अन्य भागों में हो, इसके लिए हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है. वी हैव टू टेक तमिल टू रेस्ट ऑफ द कंट्री. अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास रहा है, वो तमिल सीखते भी हैं, प्रयास भी कर रहे हैं और कोई अवसर खोते नहीं जब वो तमिल साहित्य की, चाहे वो तिरुकुरल हो या फिर महाकवि भारती हो, इनकी कुछ रचनाओं का वो उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैं. तमिल साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए, for taking this Tamil language and literature to the rest of the country, he established a Subramaniam Bharati chair in BHU. We are also trying, I am also in touch with Guwahati University to start a Tamil diploma course in Guwahati University. We are in the process. Because I would like our young people, young students to have at least working knowledge of Tamil.
For the last 3 years that I have been trying to learn, I must tell you I am at a very elementary stage. I can read Tamil newspaper, I can listen, I can understand if someone talking in Tamil, but speaking is still a problem. And I'm sure one day I will overcome it. So if anyone talks in Tamil quietly, be sure if I am here within the hearing range, I will understand what you are talking about. दोस्तों, भारत वर्ल्ड स्टेज पर, ऑन इंडिया ऑन वर्ल्ड स्टेज, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर अस बिकॉज भारत एक लंबे कालखंड तक 1000 वर्ष की गुलामी के दौर से गुजरने के कारण भारत काफी कमजोर हो चुका था. Our country got its inner capacity got heavily compromised for a long period of subjugation, colonization. But unfortunately, even after independence, we did not do enough. Because at the time when our country became independent, despite all the exploitation, India was the 6th largest economy in the world. Unfortunately, in the subsequent over 6 decades, बाद के 6 दशकों से अधिक कालखंड में, we came down to 11th position. Very sad. We became poor. At the time when we became independent, there were countries which were behind us. In the subsequent 6.5 decades, they left us far behind. जो हमसे पीछे थे वो हमें काफी पीछे छोड़ गए, क्योंकि दुर्भाग्यवश भारत का नेतृत्व कुछ ऐसा रहा उस कालखंड में जो भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखने के बजाय पाश्चात्य वेस्टर्न विजन से देखने का प्रयास किया, उसी रूप में देश को ढालने का प्रयास किया. हमारे देश की जो मूलभूत शक्ति है, द कोर स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री, दैट कोर स्ट्रेंथ वॉज इग्नोर्ड एंड वी केप्ट declining. We kept talking about poverty removal. गरीबी हटाओ एक आंदोलन बन गया था, स्लोगन. आंदोलन ना बना, ये एक पॉलिटिकल स्लोगन बना. गरीबी हटाओ, remove poverty. While it became a political slogan, more and more people kept becoming poorer and poorer. Population also kept growing. We kept spreading education, but still we had a large number of illiterate people. We kept building roads in a small measure. As a result, even after 7 decades of independence, a large part of our country was not connected with roads. We kept generating electricity, but a large part of our country, the rural India, remained out of power, in darkness. अब ये परिवर्तन हो रहा है, एक परिवर्तन का युग है, और भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो स्वाभिमान के साथ
आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ एक अपनी नियति की ओर बढ़ रहा है। और नियति इसकी डेस्टिनी है, वो है फुल्ली डेवलप्ड भारत, ए पूर्ण विकसित भारत, ए डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया within a period of next 2.5 decades. ये आगे आने वाले करीब 25 वर्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम समय नहीं गंवा सकते। We cannot afford to lose time anymore because the way things are changing, the world is changing. If we continue moving at that pace, we will be nowhere. Friends, until 10 years back, world did not take us seriously. We were the large country, we were most populous country. Perhaps at that point of time, China was a little ahead of us in population. Today we are the most populous. That's all. The world did not take us seriously. Everyone kept advising us, do like this, you manage your economy like this. Manage your democracy like that. Imagine the teaching. Everyone began teaching us how we should manage our affairs. Today, the world looks at Bharat, looks at our country with expectation of leadership. आज विश्व का कोई भी निर्णय, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भारत की सहमति के बिना संभव नहीं है। Today, no decision in the world can be taken without India being on the table and India being agreeable to it. Today, we are the fastest growing economy, large economy in the world. Major economies are in recession-like situations. They have been trying to fight off recession somehow to hold themselves. India is growing nearly 7% growth. This is example. And the whole world looks at India as an engine of growth for the world. In the last 10 years, from nowhere, in the field of science and technology, we are among the top 3 in the world. And who is doing it? It is young people like you who are doing it. Young men and women like you who are doing it. Till a decade ago, we had hardly a few hundred, 300 to 400 startups, because we did not build that ecosystem, that culture. Today, we are the 3rd largest startup ecosystem in the world with more than 125,000 startups. And about 20 of them are unicorn. You know what is unicorn? When a startup becomes $1 billion or more, worth more, then it becomes a unicorn. Today our young people are building rockets, launching vehicles. They are doing incredible, wonderful things. In the last 10 years, 25 crore people, our Indian, have been removed, or rather taken out of poverty. These massive transformations which is happening, the world is looking at India, our country, with a lot of hope, a lot of expectation. Today's world order, which was established after the Second World War, is now crumbling. A new world order is emerging. Because the world order that was established after the Second World War was based on military power and material wealth. The countries which were militarily powerful, they dictated the terms. The countries which had all the wealth, they dictated the terms for the growth of the world. It is not sustainable. We have
This world order was established so that the world will be a peaceful place. विश्व में शांति होगा. ये विश्व युद्ध में जितनी हिंसा हुई थी, जितनी बर्बादी हुई थी, भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए यह नई वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना हुई थी. लेकिन आज हम देखते हैं द वर्ल्ड इज इन डिसअरे, द फाइट, वॉर एवरीवेयर. इट इज नॉट ओनली रशिया एंड यूक्रेन, Israel and other countries around its area, like Gaza and all. But there are many small wars going on all over the world. Today, the world is living on the brink of fear. Today, there are large number of countries who have got so much nuclear weapons that each one of them can destroy the whole world many times. Environment, we all know how devastated it is today. विश्व पर्यावरण हमारे लिए अस्तित्व का प्रश्न हो गया है. It is an existential question because the way that Mother Earth is heating up, the way the temperature is rising, the way the glaciers are melting, the climate is becoming more and more mercurial, erratic. The places which were known for cold desert, they are experiencing heat waves, and the places which were rain deficient and desert are experiencing flood. Poverty. On the one hand, you have some countries which they are so much surplus, there is so much wasteful expenditure. And you have a country, large number of people who are living in poverty, starvation. There are millions and millions of people in this world today who are going to bed empty stomach, hungry. Is it a sustainable world? It is not a sustainable. Look what happened. We all experienced the worst pandemic in century, Corona. इतनी बड़ी वैश्विक महामारी किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में हो. ये इसने दिखा दिया, कोरोना ने दिखा दिया कि आप हमसे बच नहीं सकते. आपके पास कितना भी वेल्थ हो, कितना भी पावर हो, आप हमसे बच नहीं सकते. It didn't spare anyone. And when the whole world was struggling with the situation, more so the poor countries, at that point of time, some rich and advanced countries, they built vaccines. The whole world at that point of time looked with expectation that now, at this point of time, such a global humanitarian crisis, perhaps the advanced countries who had developed the vaccine, they would share the vaccine with the less fortunate poor countries. But they didn't do that. Instead, they raised the price of vaccine. They looked at it as an opportunity to make more money. No compassion. करुणा के लिए कोई जगह ही नहीं. उस समय, at that point, when our country, and thanks to our scientists, we proved it, we are second to none. When our scientists invented the vaccine against corona, it is our country, India, Bharat, which gave vaccine free to over 150 countries in the world. This is the DNA of भारत. ये हमारा भारत का चरित्र है, हमारे भारत के मूल्य हैं, हमारे वैल्यूज हैं. जहां हम ये कहते हैं यादु मूरे यावरुम के लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार विश्व हमारा कुटुंब है. अगर कोई तकलीफ में है तो हम शांत से नहीं बैठ सकते.
हम उसका तकलीफ को शेयर करेंगे और भरसक हम उस तकलीफ को कम करने का प्रयास करें। ये भारत में जब भारत कोई बात करता है तो विश्व गहराई से गंभीरता से लेता है, क्योंकि हमारी बातें सिर्फ एक राजनीतिक स्लोगन नहीं होती, नारा नहीं होता, हम उसे करके दिखाते। वी वॉक द टॉक। और इससे विश्व में भारत के प्रति एक साथ एक विश्वास, द कॉन्फिडेंस ऑफ द वर्ल्ड हैज ग्रोन मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इन इंडिया। We have just see last year. Last year we were the president. We hosted as a presidency of the G20. G20 presidency. You know the G20 is a is a club, is a group of affluent countries. Affluent in the sense that economically they are GDP wise they count for 85% of the global GDP. These 20 countries account for 85% of the GDP, global GDP. But a large part of the world was not a part of it. Whole African continent, Africa, imagine, a large, एक पूरा महादेश को इससे वंचित रखा था। यह शक्तिशाली लोगों की एक जमात थी। भारत ने पहली बार अपने प्रेसिडेंसी का जब अवसर आया, अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया। वी मेड अफ्रीका एज ए मेंबर ऑफ G20। इंक्लूसिव हमारा परिवार बोध जो है ना, भारत की जो हमारी जो सनातन संस्कृति से जो हमारे संस्कार मिला है कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो एक परिवार में हम अफ्रीका को दूर कैसे रख सकते? हमने उन्हें जोड़ा, और जब हमने जोड़ा किसी ने इसका विरोध नहीं। शुरू में उन्हें लगा, लेकिन जब भारत गंभीरता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ यह लिखा नहीं, अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाना है और वैश्विक निर्णय जितने भी होंगे उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। They also may be a part of all the global decisions. They all agreed. तो चाहे जिस विषय में हो, अभी पर्यावरण का क्लाइमेट इश्यूज है। क्लाइमेट इश्यूज, द वन कंट्री विच इज टेकिंग द मोस्ट substantive initiatives to address the climate issue, it is our country, India. Rich and advanced countries, they are talking about it. They make the lip service. We know that this danger to environment arises essentially from the lifestyle. A belief that we are here and the whole creation, the whole environment, all the plants, minerals, rivers, everything is for our pleasure. ये हमारे लिए भोग की वस्तु है. That is how West looks at it. And then they started exploiting everything. Started exploiting minerals, mines, deforestation, water bodies were exploited so badly that they started drying up. They played havoc because their values are such that we are superior in this creation and the rest of the creation is for our pleasure. Bharat does not believe in that. Bharat believes that we are an element of creation. We are a member of family of creation. We are as much important, as much relevant as a plant or an animal. Here we, in our country, we worship rivers. We worship trees. We worship animals. Others may call it orthodox animism. But the fact is, our sanskar has been that this Atma,
loosely translated soul, which is have in every being is my soul. Mamatma sarvabhutatma. All of you sitting here in the hall are various differing manifestation of myself. ये सोच, ये विराट सोच, ये प्रचंड सोच हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने हजारों साल पहले दिए थे। और उसी सोच से कि हम सब परिवार हैं, हमारी अलग भाषा हो सकती है, हमारा अलग खान पान हो सकता है, हमारे अलग वेशभूषा हो सकते हैं, हमारे भूगोल अलग हो सकते हैं. We may have different customs, cuisines, languages, dress, regions, and yet we are a kudumbam, we are a family. Because at the root is our this light, which is our rishis and manishis gave us several thousand years ago, that we are all one. Mamatma sarvabhutatma. Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna says, Sarvabhuteshu enaikyam bhavam avivekshate avibhaktam vibhakteshu tadagyanam iti satyuga. All beings are one. Sarvabhuteshu enaikyam. And the differences that we see are the apparent differences. They look differences. We are all made of the same elements, maybe in a different proportions. But essentially we are all the same. And not only humans, but animals and plants as well. This inclusive philosophy, this inclusive outlook is our heritage. There is nobody, even those who do not, who look at us not very favorably, even we do not consider them as our enemies. We consider them as you are also part of us. This is the greatness of Bharat. And you know, when the world is looking at Bharat today with hope and expectation, we also have an obligation, a duty which was told to us, which we were reminded on the day of independence, 15th of August 1947. 15th of August 1947, Rishi Aurobindo, here in Pondicherry, not far away, where his ashram was. There, he was a great Rishi. He jotted down. He says, now the time has come. The time has come for Bharat, for India to fulfill its destiny. He says, look, in the entire universe, Earth is the only planet where you have life in an evolutionary form. You have a Jada, Jiva, Chaitanya, Chetan. If consciousness is in the process of consciousness, which is divine, which is common, is in the process of evolution to the higher form. Only on this planet. And on this earth, Bharat is the only country where this knowledge that we are all one, the entire creation is one, this knowledge was revealed. ये ज्ञान कि हम सारी सृष्टि एक परिवार है, ये इसी देश में हुआ. क्या यह संयोग था, महज संयोग था? Was it just a chance? He says no. It was divine. It was a divine design. एक दैविक प्रयोजन था कि ये ज्ञान यहाँ पैदा हुआ. और अब जब चूंकि हम आजाद हो गए, अब हमारा दायित्व बनता है इस ज्ञान के प्रकाश को हम पूरे विश्व में फैलाएं. पूरा विश्व एक परिवार है और इसका हम प्रयास शुरू किए. तभी हम पिछले साल जब हमने G20 का प्रेसिडेंसी किया तो हमारा मोटो क्या था? वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन अर्थ. We didn't say one earth, because earth, all that is on the earth
Every element of it is our family. And we have one future. Together, we have to survive. Together, we have to thrive. ये इस ड्रीम को, इस उद्देश्य को, इस डिवाइन मैंडेट को हमें पूरा करना है. और इसलिए जब आज हम विश्व फलक पर, वर्ल्ड स्टेज पर जब हम उभरे हैं और एक जोश और ऊर्जा के साथ उभरे हैं, हमें अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है. यह ज्ञान तो हमारे पहले भी था मेरे पास. पूरा विश्व एक परिवार है. यादू मोरे यावरुम के लिए हजारों वर्ष पहले यहां लोग कह गए थे, तमिल संत कह गए थे, वे वसुधैव कुटुंबकम हमारे ऋषि कह गए थे. Thousands of years back they had told it. But what? We are not in a position to take it around because we didn't have the strength. We have to have that strength. We have to have the material strength. We have to have the military strength. We have to have the intellectual and spiritual strength. Only then we can take it. शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में कहा है, दुर्बल कहा है, बलिनो वसगाः सर्वे दुर्बलस्य च शत्रुः. अगर आप शक्तिशाली हैं, और शक्तिशाली सिर्फ सामरिक दृष्टि से नहीं, सिर्फ अस्त्र शस्त्र से नहीं, शक्तिशाली हैं अर्थ के मामले में, धन संपदा के मामले, इकोनॉमी के मामले, अगर आप स्ट्रांग हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले, सब स्ट्रांग हैं ऑफ कोर्स मिलिटरीली, सामाजिक समरसता के, तो बलिनो वसगाः सर्वे. अगर आप मजबूत हैं, अगर आप समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, तो पूरा विश्व आपका फ्रेंड है, आपका मित्र है. अगर आप कमजोर हुए, आप शत्रुओं से घिरे हुए. हमें मजबूत बनना होगा, हमें शक्तिशाली बनना होगा. हमारे लिए कोई विकल्प है ही नहीं. और आने वाले दिनों में हमें इस बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाना है. और मैं यहाँ के सारे छात्रों से और छात्राओं से एक निवेदन करूंगा, आपसे मेरी आग्रह है. आई हैव अपील टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, ग्रेट इंस्टीट्यूशन. ईच वन ऑफ यू, wherever you are, whichever field you choose in life, excel. Don't be a mediocre. Each one of you, remember one thing. You have not only responsibility towards yourself and your family, you have a responsibility toward the nation as well. And your national responsibility will be fulfilled if you fulfill your destiny. Grow big, whichever field you choose. If you wish to be a doctor, the best doctor. If you wish to be in the industry, entrepreneurship, go ahead. Do it. Be a scientist. Push the frontiers of knowledge. Don't think small. Because you will never be larger than your dream. If your thoughts, your dreams are small, you will never grow big. This is the time. यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय. इदु नेरम शरियान नेरम भारत तुम पुन्नान. और आप सब इस विश्वास के साथ कि आज का वातावरण ऐसा है, टुडे वी हैव your opportunities are sky is the limit. When I travel inside the rural areas, I see the women. And the women, especially our women students, I have a special appeal to you. Because for a very long time we have been talking about women empowerment, women empowerment. It's a very patronizing expression. Women are Shakti. उनको empower क्या करना है? आप आगे बढ़ो. आज का वातावरण ऐसा है, सारे क्षेत्र, every field is open to you. This country cannot fulfill its destiny unless its women come forward. So don't think small. Don't be constrained by your traditional, conventional constraints. Be bold. Move forward. There are opportunities galore. You have plenty of opportunities.
आप आगे बढ़ें और विश्व फलक पर भारत को और भी ऊपर ले जाए। भारत ऑलरेडी एक चमकता हुआ सूर्य के रूप में उभर चुका है। इसे और उसे दीप्ति दें, इसे प्रकाश दें, इसे ऊर्जा दें, ताकि हम अपने दायित्व का सही निर्वहन कर सकें। We must fulfill our destiny, our responsibility fully. Each one you have a responsibility. And when in 2047, you young people, when you grow up, you will be at the helm of affairs. Each one of you ask a question to yourself, what did I do for my country? And that answer to that question will give the meaning to your life. It will give you the sense of satisfaction. Yes, I did so much for my country. Whichever field you are, any choose, but be excellence. Strive for excellence. Don't opt for mediocrity, because you have the spark, you have the genius. It is sleeping. Wake it up and move forward. Have the self-confidence. Don't let the negative thoughts come in. As we are growing, there are enemies of the country, within and without, who are trying to weaken it. There are people who are trying to divide this country, weaken this country in the name of X or Y. Someone in the name of race, someone in the name of religion, someone in the name of language. No. We cannot afford that. We have to fight the negative forces, have the positive thought. And with the positivity, we have to move forward. And I'm sure we will do that. This conference, ये गोष्ठी सफल गोष्ठी होगी, और दिन भर के चर्चा में मुझे पूरा विश्वास है कि नई नई चीजें उभर कर आएंगी। जो दिन भर जो इसके ऊपर अनेक जो विद्वतगण लोग इस पर चर्चा करेंगे, इससे बहुत सारी अच्छी सोच निकल कर आएगी। It will be very, very productive. I wish this conference, the one-day seminar or workshop, as you call it, very, very successful. Thank you very much. Jai Walaga Tamil, Walaga Hindi, Walaga Bharata. माननीय, आपके बहुत ही ऊर्जावान संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अकादमी